हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएस टू लेक्चर सीरीज का 26 नंबर लेक्चर है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं उसको ज़रूर देखा है और उसके नोट्स भी बना लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये पूरी सीरीज आपने देखी है और आपको पसंद आया है, तो बिल्कुल इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वीडियो के दौरान, उसमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। और एक काम और कर दीजिएगा, अपने 2-4 दोस्तों को जो है मेरा ये लिंक या कोई वीडियो कुछ भी भेजिएगा और उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो लेक्चर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ये मैं मेंस पर्सपेक्टिव से आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा इसमें पढ़ना है नहीं। ठीक है, जो कुछ भी है, कहाँ से पढ़ना है, मैं सब बताता हूँ आपको। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ही ये लेक्चर आपका आज खत्म होगा तो आप एक काम कीजिएगा, आप चले जाइएगा गूगल पे और वहाँ पे जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टाइप कीजिएगा। आपके सामने आएगा एक लिंक eci.gov.in/mcc। ठीक है, तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट। इसको खोलिएगा और उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको खोलिएगा तो आपको दिखेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स। ठीक है, उसमें आपको जनरल कंडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या कहते हैं, मीटिंग्स और पोलिंग डे पे कैसा होना चाहिए, पोलिंग बूथ ऑब्जर्वर, पार्टी जो पावर में है, मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा जाना चाहिए, वो सब दिख जाएगा। ठीक है, साइड में आपको सीवीजी लैब का भी कुछ दिखेगा। ठीक है, मैनुअल्स, हैंडबुक, इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए, सबका जो है वो दिया हुआ था। डिटेल में एक बार उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ। उसको अपना वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। एक्चुअली ये सेट ऑफ नॉर्म्स है। ठीक है, सेट ऑफ नॉर्म्स का मतलब क्या हो गया कि ये एक रूल, एक ऐसा रूल है, रूल का समूह है। ठीक है, तो अब ये दिया किसका गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दिस इज सेट ऑफ नॉर्म गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर व्हाट, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, उसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स दिए हैं, वही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्यों दिए हैं भाई, कि जो भी पार्टी है, जो भी पब्लिक है, मतलब जो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, जो या फिर जो भी क्या कहते हैं, बाहुबली लोग हैं, वो लोग गवर्नमेंट मशीनरी या फिर किसी भी तरीके का अनइक्वल प्रैक्टिस जो है वो इन्फ्लुएंस जो कर सकता है चुनाव को, उसका उपयोग ना करे। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, नो इन्फ्लुएंस और यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी बाय एनी कैंडिडेट टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सेट ऑफ नॉर्म्स बनाया है जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी भी पार्टी के द्वारा जो है मतलब गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, चुनाव को किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जा सके, या फिर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए और साथ में ही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की व्यवस्था की गई है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज के बारे में बात करती है, ये क्या क्या कर सकती है। देखिए, सबसे पहला जो इसका काम है, पहला क्या है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन। देखिए, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाती है कि फलाने तारीख को चुनाव जो है फलाने जगह पे होने वाली है, तो उस दिन के बाद से उस राज्य की सरकार जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है, सिर्फ सरकार ही नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई घोषणा नहीं कर सकती है, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके। जो गवर्नमेंट है वो उसको जो है फंक्शन, क्या मतलब, जो भी फंक्शन है उसका, उसको अबाइड बाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो है वो अकॉर्डिंग टू एमसीसी, अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस दिन के बाद, मतलब जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो गई है, उसको जो है एमसीसी के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा है कि गवर्नमेंट शुड नॉट अनाउंस एनी स्कीम और डिस्ट्रीब्यूट एनी फंड्स। मतलब समझ गए, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, सत्ता में, उसको जो है वो जिस दिन से डेट अनाउंस हो गया उस दिन से कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती है, और ना ही कुछ फंड का डिस्ट्रीब्यूशन या क्या कहते हैं अनाउंसमेंट कर सकते, कोई पॉलिसी भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई स्कीम भी नहीं। तो आप ये चीज़ को समझिए कि चुनाव को लुभाने के लिए भी वो ऐसा कर सकता है, इसीलिए सबकी व्यवस्था कर दी है कि आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा पॉइंट समझ गए, चलिए तीसरा है, हाउ शुड बी द एक्शन एट द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ पे एक्शन कैसा होना चाहिए लोगों का, समाजवादी क्या कहते हैं जो पार्टी है उसके लोगों का, जो
ऑफिसर्स लोग हैं उन लोगों का, सब के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। हाउ शुड रैलीज बी कंडक्टेड, रैली में क्या क्या होना सकता है, आपको देखिए होइएगा स्टार प्रचारक नाम का एक वर्ड होता है, तो उसमें भी संख्या जो है स्टार प्रचारक का वो जो है निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सब पार्टी के लिए निश्चित नहीं है, जो क्या कहते हैं जो सेंट्रल लेवल की पार्टी है उसके लिए अलग है, ठीक है, नेशनल पार्टी के लिए। जो स्टेट लेवल की पार्टी उनके लिए अलग है। उसमें फिर जो है वो जनरल कंडक्ट जो है इलेक्शन के टाइम पे वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात होती है। पोल डे पे एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात होती है, ठीक है। नॉर्म से रिलेटेड टू यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी बाय द रूलिंग पार्टी क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट मशीनरी का, किस किस तरीके से यूज कर सकती है, वो फोर्स का यूज करके बूथ नहीं लुटवा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स जो है उसमें डाले गए हैं। उसके बाद में रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कैसा हो उसके बारे में भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं। जिस दिन से चुनाव का ये हो जाता है, चाहे चुनाव अब कल है होना है, आज बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाने चले रहे, ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है। जब चुनाव प्रचार का टाइम है तब कीजिए, चुनाव प्रचार का टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 48 आवर्स का शायद टाइम होता है, मतलब 48 आवर पहले चुनाव, उसके 48 आवर पहले जो है सब खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा आप देखिएगा कितना आवर है जरा कंफर्म करके बताइए, 48 आवर है कि 72 है कि 36 है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताइए कितने आवर पहले जो है चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए, रिकमेंडेशन टू प्रोमिसेस इन द मैनिफेस्टो, हाँ देखिए मैनिफेस्टो में आपकी मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए, उसमें आप जो प्रॉमिस करते हैं वो किस तरीके के प्रॉमिस आप कर सकते हैं उसके बारे में भी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बात करता है। फेक प्रॉमिस वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बात करता है। मोटा-मोटी आपको आइडिया लगा हो गया। जब आप वो वेबसाइट पढ़िएगा ना तो वहाँ पे उसी सब के बारे में लिखा गया है जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको उसको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ने का मौका वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है देखिए इसमें वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, मैंने इश्यू के बारे में बात नहीं की है। इश्यू इसके बारे में नहीं किया है क्योंकि इश्यूज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे अगर आपको इश्यूज़ पे अगर कुछ लिखना होगा तो आप सिंपली इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फ्लॉलेस नहीं है, ठीक है? फ्लॉलेस क्या है? नहीं है, नॉट फ्लॉलेस, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है लोग जो है वो इसका मिसयूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है? तीसरा ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है कागज़ों पे ज़्यादा चलता है, प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं चल पाता है ना? ये सब चीज़ की तरह का टाइप आप मतलब इश्यूज़ में आप लिख सकते हैं। हालाँकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता नहीं है इश्यूज़ के बारे में, अगर आएगा तो जो मैं वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ उसको उल्टा-उल्टा करके आप लिखिएगा ना तो बहुत सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, देखिए वे फॉरवर्ड में पहला जो मैं बात करता हूँ, वो करता हूँ मैं इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया शुड गिव एन लीगल बैकिंग। लीगल बैकिंग का मतलब ये हो गया कि इसके पास कुछ लीगल शक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने क्या बताया था कि टूथलेस स्नेक है ये, ठीक है? देखिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लीगल बैकिंग रहेगा तो ये क्या-क्या कर सकती है? इट कैन क्रिएट डिटरेंस, ठीक है? डर पैदा होगा लोगों के बीच में, तो थोड़ा तो अच्छा काम करेंगे वो, है ना? एट मतलब एवरी लेवल अगर डिटरेंस पैदा होता है तो उसका जो है पॉजिटिव असर होता है, ठीक है? कुछ लोग तो उससे डर करके भी गलत काम नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा। दूसरा है कि एक्ट क्विकली ऑन वायलेशन ऑफ एमसीएक्स, अगर कोई आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई की जा सकती है, क्विकली उसके ऊपर एक्ट किया जा सकता है। इट कैन कर्व सोशल मीडिया क्राइम और इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द इलेक्शन। देखिए इलेक्शन के दौरान जो सोशल मीडिया के द्वारा क्राइम किए जाते हैं या फिर इन्फ्लुएंस किया जाता है, जैसे आप देखिएगा कि हेट स्पीच को देखिएगा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? या फिर समाज में जो है वो वैमनस फैलाने वाली कुछ वीडियोज़, कुछ ऑडियो, कुछ पोस्ट्स जो है वो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाती हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो इन सब पे भी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक लगाम लगाने का काम कर सकती है अगर लीगल बैकिंग होगा तो। और है कि इंश्योर फेयरनेस इन कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। हाँ देखिए जो इलेक्शन होगा उसका कंडक्शन फेयर तरीके से हो सके उसको भी इंश्योर कर सकती है। मतलब चुनाव में वोट अच्छे से डाला गया, मतलब फेयर तरीके से वोट को जो बैलेट है चाहे जो भी क्या कहते हैं वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसको अच्छे से कैरी करके ले जाया गया, स्ट्रांग रूम में अच्छे से रखा गया, उसके बाद गिनती अच्छे से की गई, सब कुछ लीगल वे में, सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है। तो ये भी एक
इंश्योर कैसे होगा? जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में लीगल बैकिंग ना हो, ये सब चीज़ श्योर नहीं हो सकती। देखते हैं आए दिन लोग जो है कुछ भी लगा देते हैं कि कोई भी बटन दबाओ, जाना वोट तो कमल को ही है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये पहले भी कहा था कि ओपन चैलेंज दिया था, अगर कोई हैक कर सकता है तो करके दिखाओ, कोई नहीं आया था, ठीक है? फिर तो इस चीज़ ऐसे में प्रश्न उठा लेना किसी भी चीज़ पे बिना मतलब का ये फिजूल है, ठीक है? आप प्रश्न उठाने के लिए किसी पे भी उठा सकते हैं, लेकिन आप देखिए इस चीज़ को, ठीक है? तो मतलब मेरा कहना ये है कि फेयरनेस और भी ज़्यादा होगा अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ में लीगल बैकिंग हो तो, ठीक है? Cases would be into court, an increase in pendency, so election procedure will disrupt. अगर ज़्यादा ये होगा, क्या कहते हैं, केस होंगे, ज़्यादा पेंडेंसी होगी तो फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो डिसरप्ट होगा। तो लीगल बैकिंग अगर रहेगा तो जल्दी-जल्दी निपटारा होगा, मेरा ये कहना है यहाँ पे, ठीक है? देखिए इसमें कुछ पॉइंट कंटिन्यू है। पहला ये कहता हूँ, ये तो हो गया, इसमें और आगे कंटिन्यू जो है कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑलरेडी पावर टू टेक स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन अंडर द आर्टिकल 324, बट देयर इज अ नीड ऑफ a strong commitment to use this power। देखिए आर्टिकल 324 के अंडर जो है ईसीआई को ऑलरेडी पावर है कि वो इलेक्शन को किस तरीके से कंडक्ट करा जाए, उसके लिए स्टेप्स क्या ले आ सके, वो उसके पास पावर है। पावर होते हुए भी ये सब काम नहीं करती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीड किस चीज़ की है, एक स्ट्रांग कमिटमेंट होने की, एक प्रबल इच्छा शक्ति होने की, जो है विल पावर होने की जरूरत है, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? और क्या है, प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी, आरपीए कैन बी यूज टू कर्ब द इलेक्शन क्राइम। कोई भी इलेक्शन में क्राइम होता है, ठीक है, तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वगैरह का जो प्रोविजंस है उसको यूज करके जो है उस पे लगाम लगाया जा सकता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइम हो गया, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे देखिएगा घर जला दिए गए, क्या मतलब लड़ाई हो गया, पार्टी वाला सब, 2 पार्टियों के बीच में हो गया ऐसा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन जो है आईपीसी, सीआरपीसी, आरपीए वगैरह का यूज़ करके कर सकती है, लेकिन अभी उसके पास वो राइट अभी है नहीं, ठीक है? तो इसलिए टूथलेस स्नैक बोलते हैं, तो उस पे विचार किया जाना भी ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, अगला जो है वो मैं बता रहा हूँ, नीड टू ब्रिंग मोर क्राइम अंडर करप्ट प्रैक्टिसेज़ सो दैट एमपी, एमएलए जो है वो दे कैन बी डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टली। देखिए, बहुत से ऐसे क्राइम हैं जिसको क्राइम की लिस्ट में डाला ही नहीं गया है, मतलब जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको डाला ही, उसका एक लिस्ट है, उसके अंदर इस क्राइम को नहीं डाला गया है। तो एमपी, एमएलए वो सब करके करते हैं, लेकिन फिर भी बच जाते हैं, ठीक है? जैसे मान लो जो एक एमपी है वो धार्मिक भावना भड़का रहा है, ठीक है? अब ये चीज़ तो गलत है ना? तो अगर गलत है और ये चीज़ अगर लिस्ट में है कि धार्मिक भावना को भड़काना नहीं है, तो अब वो बोलेगा कि हम तो भड़काए ही नहीं है, बोलेगा कि बोल के नहीं भड़का सकते हैं, इशारे से नहीं भड़का सकते हैं, तो भैया ठीक है, हम इसमें से कुछ नहीं किए, हम अपने आदमी को बोल दिए हैं भड़काने के लिए। आपके तो लिस्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं मेरा? तो अब उसका आदमी वो काम कर रहा है, तो अगर ये भी लिखा रहे कि किसी भी रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आदमी के द्वारा भी नहीं कर सकते, तो वो सब क्या हो जाएगा? वैसा एमपी, एमएलए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब वो लूप होल का यूज़ ना कर सके। इस चीज़ का जो है प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगर ज़्यादा क्राइम को करप्ट प्रैक्टिस के ये है, क्या कहते हैं, एक लिस्ट है, उसके अंदर लाया जाए, तो एमपी, एमएलए जो है वो यहाँ से डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, सीवीजी लैब को जो है थोड़ा एफिशिएंटली यूज़ करना ज़रूरी है। सीवीजी लैब क्या होता है? सीवीजी लैब जो है एक तरीके का एप्लीकेशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनवाया हुआ है, ठीक है? उसके थ्रू आप जो है अपने अपने एरिया के कैंडिडेट को देख सकते हैं, मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसको कौन-सा केस है, किस तरीके का उसका एकेडमिक बैकग्राउंड है, सब कुछ आप देख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है? कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन-कौन मैदान में है, सब कुछ, ठीक है? समझ गए? तो ये चीज़ का जो है वे फॉरवर्ड समझ गए होंगे आप, इसको इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंक्लूजन के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऐसे अपने मन से आप लिख लीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो इसको छाप लीजिएगा। देखिए मैंने क्या लिख दिया, एमसीसी इज़ गिवन एज़ जनरल गाइडेंस टू फॉलो। देयर इज़ अ नीड टू सी इट बाय लेंस ऑफ लॉ सो दैट इट गिव द मैक्सिमम आउटपुट इन इलेक्शन कंडक्शन प्रोसीजर। Only code of conduct is not sufficient. There must be presence of code of ethics so that flag of democracy will be always hosted at the highest sky। देखिए मैंने ये लिख दिया कि जो जनरल गाइडेंस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और एक मतलब एक लॉ के नज़रिए से इसको देखा जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, जिससे कि जो मैक्सिमम आउटपुट है इलेक्शन कमीशन का वो
निकल कर के आ सके। और सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट से काम नहीं बनेगा, हमको कोड ऑफ एथिक्स भी लाना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स अगर रहेगा तो सब कुछ अपने आप अच्छे से होता रहेगा और डेमोक्रेसी का परचम जो है मुक्त आकाश में जो है वो मतलब फहराता रहेगा। सीधी सी बात है। द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी विल बी ऑलवेज होस्टेड एट, यहाँ पे लिख लीजिएगा होस्टेड, ठीक है, ऑलवेज होस्टेड एट हाई स्काई। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, समझ गए होइएगा आप लोग। चलिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने मेंशन कर दिया, उसका लिंक है, जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर इसको स्कैन कर लीजिए, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो उससे जुड़िए, जितना आप संख्या उसमें जुड़िएगा उतना अच्छा मेरे लिए रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके साथ ही आज का लेक्चर ये खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।